मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का आपका 10वां इकाई, जिसका नाम है आपका एस ब्लॉक के तत्व, जिसमें क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु हम लोग देख रहे हैं। वैसे क्षार धातु हम लोग पढ़ चुके हैं, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, क्षार धातु क्या है, और साथ में हम लोग देखें क्षार धातु के कौन कौन से महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जिसमें हम सोडियम को लिए थे, और सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जिसमें कपड़े धोने का सोडा, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देख चुके थे इससे पहले वाले क्लास में। आज जो है एक और सोडियम का महत्वपूर्ण यौगिक यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, और वो है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग साधारण नमक कहते हैं। अणु सूत्र आप देख रहे हैं, इसका जो अणु सूत्र होता है आपका साधारण नमक का, वो क्या होता है हमारा NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाता है। अगर हम जो है अणु भार की बात करें तो जो अणु भार होता है ये आपका सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का आपका 35 दशमलव कितना होता है 5 होता है, तो ये हमारा 58 बोल सकते हैं, है ना। अगर हम जोड़ें, एक हमारा कितना होता है, हमारा क्लोरीन का होता है हमारा 35.5 और इसका कितना होता है हमारा 23, तो कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 58.5। हमको क्या हो जाता है यहाँ से इसका मान प्राप्त हो जाता है। तो अणु भार कितना होता है इसका भाई हमारा, ये हो जाता है आपका 58 पॉइंट कितना हो जाता है 5 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। वैसे आप साधारण नमक के बारे में जानते हैं, घर में जो नमक होता है वही जो है ये NaCl होता है। अणु भार इसका कितना होता है 58 होता है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर जानकारी क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पहला है निर्माण। वैसे अलग से अगर हम देखें तो इसका निर्माण का कोई वो नहीं है, इसको हम लोग समुद्री जल से क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। हम लोग यही कर सकते हैं हमारा कि सोडियम क्लोराइड का ऐसा नहीं कि सोडियम अलग लिए क्लोरीन अलग लिए। जनरली हम सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण है वो समुद्र से करते हैं। जैसे इसका प्रमुख स्रोत क्या है हमारा, समुद्री जल है, क्योंकि समुद्री जल पूरा खारा है और उसमें का लगभग 2.7% से 2.9% पूरा क्या होता है हमारा उनमें जो समुद्र के जो पानी होता है उसमें क्या होता है, नमक अर्थात लवण क्या होता है, पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि समुद्र के पानी में केवल NaCl ही प्योर होता है, उसमें नमक के अलावा और कई घुलनशील हमारे लवण पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड भी क्या होते हैं हमारे समुद्र के पानी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम के क्लोराइड बोल सकते हैं, कैल्शियम के क्लोराइड बोल सकते हैं, ये भी क्या होते हैं समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। किसके अलावा, सोडियम क्लोराइड के अलावा ये पाए जाते हैं। और इसी समुद्र के पानी को हम लोग वाष्पीकरण करते हैं, और वाष्पीकरण करके हम क्या करते हैं, नमक को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और हमारे देश में आप जान रहे हैं सूर्य का जो जल होता है उसका वाष्पीकरण साधारण नमक का उत्पादन किया जाता है। ये क्या होता है हमारा जो समुद्र होता है, समुद्र में जो हमारा क्या होता है, जो जल होता है, और ये जल क्या होता है हमारा खारा होता है। खारा मतलब नमकीन होता है, और नमकीनपन किसके वजह से होता है, उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है। तो यहीं से क्या किया जाता है, नमक को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो समुद्र का जो क्या होता है हमारा जो पानी होता है, उस पानी को उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसमें इस प्रकार से क्यारियाँ बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं, और उस क्यारी में क्या करते हैं, पानी को क्या कर देते हैं, भर देते हैं, जिसमें से पानी धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश से क्या होता जाता है, वाष्प बन के क्या हो जाता है आपका, उड़ जाता है, और नमक फिर इस क्यारी में क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है, जिसका आगे कई और प्रोसेस से क्या करते हैं, उसको गुजारते हैं, और तब जा कर के खाने योग्य नमक को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि समुद्र के पानी को हम लोग क्यारी में भर दिए और वहाँ से जो है आपका जल को वाष्पीकृत हो गया और वहाँ पर नमक मिल गया, तो वो नमक भी नमक होता है, बट उस नमक में कई प्रकार की क्या होती है, आपकी अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो इसलिए उसको अच्छा जो है उपयोग हम कर सकें, इसके लिए उसको आगे कई प्रोसेस से क्या की जाती है, गुजारी जाती है, और तब जा कर के आपका जो हम घर में नमक यूज करते हैं वो क्या होती है, प्राप्त होती है। तो मेन सोर्स या नमक बनाने का अगर हम बात करें तो नमक का निर्माण कहाँ से की जाती है, समुद्री जल से क्या की जाती है, नमक का निर्माण की जाती है। जैसे आपने गर्मी के दिन में देखा भी होगा कि गर्मी के दिनों में जनरली क्या होता है, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, और उस पसीना जो होता है उससे कपड़ा हमारा जैसे भीग जाता है। तो आप देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात क्या होता है, जो पसीना के साथ जो पानी होता है वो क्या हो जाता है आपका वाष्प बन के उड़ जाता है, और आपके कपड़े पर छोटे छोटे सफ़ेद कलर के क्या होते हैं, आपको नमक के कण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो नमक के कण होते हैं जो आपके पसीना के साथ बाहर निकलते हैं, और पानी जो है उड़ जाने की वजह से आपके कपड़े में क्या होता है, वो सफ़ेद अवक्षेप के रूप में दिखाई देते हैं, सफ़ेद कण के रूप में दिखाई देते हैं।
तो वो वाष्पीकरण के फलस्वरूप दिखाई देते हैं। वैसे ही हमारा समुद्र का जल होता है उसको किसी क्यारी में कुछ जगह में ले करके, है ना, ऐसे मतलब एक सिंपल क्यारी बनाते हैं घर में। जैसे कुछ चीज़ सब्जी वब्जी लगाते हैं तो क्या करते हैं, खेत में क्यारी बनाते हैं, वैसे ही क्यारी बना के समुद्र पानी को हम क्या करते हैं, उन क्यारियों में भर देते हैं और उनका फिर क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, उसका वाष्पीकरण करते हैं, जिससे पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। क्योंकि पानी वाष्पशील होता है, लेकिन उसमें घुलनशील जो नमक होता है अर्थात जो NaCl होता है, ये क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, और अवाष्पशील होने की वजह से वो उन क्यारी पर रुक जाते हैं और इस तरीक़े से हमको साधारण नमक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही निर्माण की विधि है, यही बनाने की विधि है, और कोई अलग से ऐसा कोई विधि नहीं है। और यही यहाँ पर दिया गया है बनाने की विधि में, निर्माण की विधि में, यही बेस्ट है जो हमको समुद्र से क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस तरीक़ा से आप बनाने की विधि क्या कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसकी गुण की बात करते हैं। नमक का जो गुण होता है वो कैसा होता है, NaCl का गुण कैसा होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो आप जानते हैं कि NaCl जो होता है वो सफ़ेद रंग का क्या होता है, हमारा क्रिस्टली ठोस होता है। कैसा ठोस है, हमारा क्रिस्टली ठोस होता है। क्रिस्टली का मतलब होता है जिनमें कणों का जो अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होता है, वो निश्चित क्रम में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टली ठोस कहते हैं। और लंबी परास के रूप में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो पहला इसमें गुण है कि नमक जो होता है अर्थात NaCl एक सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है, परंतु इनमें अगर मैग्नीशियम की क्लोराइड और कैल्शियम के जो क्लोराइड है, इनकी अशुद्धियाँ की उपस्थिति के कारण प्रायः ये आर्द्रताग्राही होता है। मतलब नमक अगर प्योर हो तो उस स्थिति में वो आर्द्रताग्राही कम बोल सकते हैं, लेकिन अगर नमक के साथ अर्थात NaCl के साथ अगर मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की कुछ मात्रा क्या होती है, अशुद्धि के रूप में पाई जाती है, तो उस स्थिति में नमक क्या करती है, पानी को क्या करती है, अवशोषित करती है, जिसे आर्द्रताग्राही के नाम से जानी जाती है। मतलब अगर हम नमक रखे रहें और उस नमक में अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड की क्या रहे, अशुद्धि रहे, तो वो आसपास के नमक की क्या करती है, नमी को अवशोषित कर लेती है, जिससे नमक क्या हो जाती है, आपकी गीला दिखाई देती है, जो उसके आर्द्रताग्राही गुण को प्रदर्शित करती है। बट वो आर्द्रताग्राही किनके वजह से होती है, उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से होती है। ये अशुद्धियाँ वायु के नमी को क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, है ना। अर्थात जो NaCl में मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड की जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, उनके वजह से वो क्या होती हैं, पानी को अवशोषित करती हैं, जिससे नमक जो है गीला हो जाती है। तो ये गुण इनमें क्या होती है, पाई जाती है। दूसरा यहाँ बोल सकते हैं कि शुद्ध लवण, शुद्ध मतलब क्या होता है, प्योर लवण। अगर हम शुद्ध सोडियम क्लोराइड है तो ये 1074 केल्विन ताप पर क्या होती है, पिघल जाती है। जब आप क्या करते हैं, शुद्ध जो नमक होता है उसको अगर आप गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, तो 1074 केल्विन पर क्या होता है, पिघलता है, और 1713 केल्विन ताप पर क्या करता है, ये उबलता है। मतलब इनका गलनांक क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। साथ में क्वथनांक भी ज़्यादा होता है। तीसरा, सोडियम क्लोराइड जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। आपने देखा होगा, नमक पानी बनाया होगा तो नमक को पानी में जैसे हम क्या करते हैं, घोलते हैं, क्या हो जाता है, नमक जो होता है वो पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। और जल में इनकी विलेयता की बात करें तो कमरे के ताप पर प्रति 100 ग्राम जो जल होता है, प्रति 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम जो जल होता है उसमें 36 ग्राम हम क्या कर सकते हैं, जो नमक है उसको क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। ये इनका क्या दिया है, आंकड़ा दिया गया है कि इतने ग्राम में हम इतना ग्राम क्या कर सकते हैं, नमक को घोल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से वो उनके कुछ भौतिक गुण हैं, उनको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब रासायनिक गुण विशेष वो नहीं है, वैसे नमक जो है लवण है ना, जिसमें विद्युत अपघटन, वैसे तो शुद्ध अवस्था में क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तो इस तरीके से नमक से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग उपयोग की बात करते हैं। नमक का क्या उपयोग होता है, आप जानते हो, घर में टेबल साल्ट जो भोजन का अनिवार्य घटक है उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बिना नमक के सब्जी या कई प्रकार के जो व्यंजक है उसको हम लोग जो है खाने में हमको अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये हमारे भोजन का एक आवश्यक क्या होता है, घटक होता है। मतलब हर भोजन का अनिवार्य घटक है। अगर हम मीठा वाला को छोड़ दें तो बाकी जितने भी हमारे भोजन होता है उसमें नमक की आवश्यकता होती ही है, ठीक है। वो दूसरा इसका उपयोग है कि चर्म शोधन होता है। चर्म शोधन मतलब हमारे त्वचा से रिलेटेड कुछ हमारे बोल सकते हैं कपड़ा उद्योग में, और उसके अलावा खाद्य परीक्षक जो होता है, खाद्य परिरक्षक मतलब क्या होता है, कुछ खाने योग्य जो पदार्थ होता है उनको ज़्यादा दिनों तक क्या करने में, सुरक्षित रखने में, और कपड़ा उद्योग में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे गांव में आप देखे होंगे कि
जो आम होता है उसको क्या करते हैं हम लोग जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फिर उसको नमक के साथ मिक्स करके क्या करते हैं उनको जो है रख देते हैं। तो नमक क्या करता है, उस आम के जो भी टुकड़े होते हैं उसके पानी को क्या कर देता है, दूर कर देता है। और फिर जो आम का जो भी हमारा टुकड़ा होता है, पानी जब उससे बाहर निकल जाता है नमक की वजह से, तो फिर उसको काफ़ी दिनों तक सेफ रखा जा सकता है। तो उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो नमक स्वाद के अलावा कई प्रकार के खाद्य पदार्थों को क्या करता है, सेफ रखने में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, कम ताप प्राप्त करने के लिए प्रशीतक मिश्रण में भी प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक मतलब जहाँ ठंडकता प्रदान किया जाता है, जहाँ किसी बर्फ़ चीज़ को बनाया जाता है वहाँ पर भी नमक का उपयोग किया जाता है। जैसे बर्फ़ भी बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ परसेंट क्या करते हैं हम लोग जो है नमक मिलाते हैं, क्योंकि वो ताप क्या कर देता है आपका, कम कर देता है। तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, ये प्रशीतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा कुछ यौगिक बनाते हैं, बहुत सारे यौगिक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं यहाँ से, है ना, ये हमारा Na2CO3 होता है, ये बना सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हैं, या यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं NaCl। ऐसे बहुत सारे यौगिक हम क्या करते हैं, निर्माण कर सकते हैं। किससे, हमारा ये जो नमक होता है उससे हम लोग बहुत सारे यौगिक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका नमक का उपयोग, साथ में नमक किस प्रकार से बनाया जाता है ये हमने देख लिया। इसमें और ज़्यादा अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही आपको पढ़ना है। आगे दिया है सोडियम और यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उनका किस प्रकार से क्या होता है, हमारा जैविक महत्व होता है। जैविक मतलब जीवों की जो विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप होता है उनमें इसका क्या महत्व है, उसको हमको देखना है जैविक महत्व में। ठीक है, तो सबसे पहले तो सोडियम और पोटेशियम का जैविक तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये दोनों ही जैविक तत्वों के सामान्य और अनिवार्य घटक होते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, थ्योरी है भाई हमारा। तो आप बोल सकते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो जैविक जो भी प्रक्रिया है, जैविक जो तंत्र है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। और ये दोनों ही आपका सोडियम और पोटेशियम ये हमारे जैविक प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है ना, और आवश्यक तत्व के अंतर्गत रखा जाता है। और एक 70 किलो भार वाला व्यक्ति में सोडियम और पोटेशियम की मात्रात्मक क्रमशः 90 ग्राम और 170 ग्राम होती है। 170 किलोग्राम भार का कोई व्यक्ति है, उसको हम बोल सकते हैं पर डे के हिसाब से तो नहीं बोले, लेकिन सोडियम और जो पोटेशियम है उनकी जो मात्रा है लगभग पर डे बोलेंगे तो ठीक है, 90 ग्राम और 170 ग्राम की आवश्यकता होती है। और उनके हिसाब से यहाँ पर सोडियम का कुछ जैविक महत्व दिया गया है, पोटेशियम का जैविक महत्व दिया है, जिसको आपको जैसे दिया है वैसे करना है आपको। जैसे सोडियम का जैविक महत्व दिया है, तो जो सोडियम होता है, सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम जंतुओं के तंत्रिका जो तंत्र होता है उसके कार्य में महत्वपूर्ण ना भूमिका निभाती है। साथ ही साथ जंतु के जो बाह्य कोश की द्रव्य होता है, जंतु में जो बाह्य कोश की द्रव्य होता है उसके प्रमुख धन आयन के रूप में इसका उपयोग की जाती है। तो बोल सकते हैं कि जो सोडियम है, सोडियम जंतुओं के जो क्या होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, साथ में जंतुओं के जो बाह्य कोश की जो द्रव्य है उसके लिए प्रमुख धन आयन होती है। और यह रक्त प्लाज्मा का भी एक घटक होती है। रक्त प्लाज्मा बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे, तो उसका भी एक घटक होती है। और सोडियम आयन कुछ एंजाइमों की सक्रियता, जैसे ग्लूकोज के एटीपी में ऑक्सीकरण को क्या करती है, प्रमोट करती है ना। सोडियम आयन के वजह से कुछ एंजाइम जो होती है वो एंजाइम क्या करती है, ग्लूकोज के एटीपी में ऑक्सीकरण को क्या करती है, प्रमोट करती है। और एटीपी ऊर्जा की क्या होती है भाई, स्रोत होती है ना। और चूँकि भाई यही सी बात है, जो सोडियम है वो सोडियम आयन जो है एंजाइम की मदद से क्या करती है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देती है, एटीपी में कन्वर्ट कर देती है। और एटीपी ऊर्जा की स्रोत होती है, अर्थात हमको जो है ऊर्जा क्या हो जाती है, प्राप्त होती है। उसके अलावा तंत्रिकी आयोग के तंत्रिकी जो आवेग होता है उनके संवहन में हृदय धड़कन के नियमितीकरण के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपने सुना होगा कि जो आपका जो कम जो है लो प्रेशर वाले, लो ब्लड प्रेशर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको नमक खाने की सलाह दी जाती है, ताकि उनका जो बीपी है ना, वो मेंटेन हो सके। तो ये जो नमक है उसमें जो सोडियम की बात करें तो सोडियम जो होता है आपका
वो तंत्रिकी आवेग मतलब एक मानसिक स्थिति जो होता है उनके संचालन के लिए हृदय की जो नियमित धड़कन है उनके लिए बहुत ही क्या होती है आपकी महत्वपूर्ण होती है। और यह कोशिका झिल्ली से जल प्रवाह का नियमन भी करती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है भाई, एक अर्ध पारगम्य क्या होती है, झिल्ली होती है। तो उसके अंदर जल का जो नियमन होता है, आर पार जाने की जो है क्षमता है उसको भी क्या करती है आपका नियमन करती है, मतलब नियंत्रित करती है। और सोडियम जो प्लस आयन होती है का कोशिका में अमीनो अम्ल एवं शर्करा के अभिगमन में भी योगदान देती है। तो इस तरीक़ा से जो सोडियम है उस सोडियम के यहाँ पर जैविक महत्व को क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। और एक क्वेश्चन आती भी है कि सोडियम क्लोराइड की जैविक महत्व लिखिए या सोडियम की जैविक महत्व लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि सोडियम जो है जीवों के जैविक प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये हमारे तंत्रिका जो कार्य है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ बाह्य कोश की जो द्रव होती है उनके प्रमुख क्या होती है, हमारी धन आयन होती है। उसके अलावा ये द्रव हमारा जो द्रव बोलता हूँ रक्त प्लाज्मा का एक मुख्य अवयव होती है। और सोडियम आयन के कारण ही कुछ एंजाइम जो ग्लूकोज होती है उस ग्लूकोज को एटीपी में क्या करती है, परिवर्तित करती है, क्योंकि एटीपी क्या होती है, ऊर्जा के क्या होती है आपकी स्रोत होती है। उसके अलावा सोडियम जो होती है हमारा वो तंत्रिकी जो आवेग होता है, मतलब मस्तिष्क के ठीक ढंग से काम करना, साथ ही साथ हृदय की जो धड़कन है उनको एक नियमित स्थिति में बनाए रखना, ये भी सोडियम आयन की वजह से ही होती है। उसके अलावा कोशिका के अंदर जल का आवागमन जो होती है वो भी सोडियम के कारण होती है। अर्थात सोडियम जो होती है वो आपका जैविक महत्व के लिए बहुत ही क्या होती है, उपयोगी होती है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये सब चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे दिया गया है, ठीक है। या अपने भाषा में कुछ आप क्या कर सकते हैं, इधर चेंज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसका जो है, बात करते हैं पोटेशियम का, ठीक है। किसका बात करें, पोटेशियम का। तो पोटेशियम भी सोडियम के जैसे महत्वपूर्ण होती हैं। ये भी अंतः कोशिका जो होती है वो बाह्य कोशिकी द्रव का एक प्रमुख क्या था, हमारा धन आयन था। पोटेशियम जो होती है ये अंतः कोशिका द्रव का एक क्या होती है आपकी प्रमुख क्या होती है, हमारी धन आयन होती है। और कोशिका में पोटेशियम आयनों की आवश्यकता कई एंजाइम को सक्रिय करने और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा स्रोत एटीपी अणुओं के निर्माण में भागीदारी होती है। मतलब पहले जैसा कि जैसे सोडियम क्या कर रहा था, ग्लूकोज को एटीपी में ऑक्सीकृत कर रहा था, क्योंकि एटीपी ऊर्जा का स्रोत होती है, वही कार्य सेम टू सेम क्या होती है, पोटेशियम की भी होती है। पोटेशियम भी क्या करती है, या पोटेशियम आयन भी एंजाइम को उत्प्रेरित करके जो ग्लूकोज होती है उस ग्लूकोज को एटीपी में क्या करती है, परिवर्तित करती है, क्योंकि एटीपी जो होती है वो आपका ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होती है। उसके अलावा ये जो हमारा पोटेशियम है वो प्रोटीन संश्लेषण हो गया, तंत्रिकी जो संकेत हो गया, इनके संचरण हेतु है ना, ये आपका सोडियम आयनों के साथ जो है सोडियम पोटेशियम पंप जो है भागीदारी के लिए भी कार्य करती है। तो जो पोटेशियम होता है वो सोडियम के साथ मिल करके आपका प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिकी संकेत है ना आदि, या सोडियम पोटेशियम पंप में भी क्या करती है, ये भागीदारी होती है। उसके अलावा रक्त प्लाज्मा में सोडियम और पोटेशियम आयनों की सांद्रता क्रमशः कितनी होती है, 143 ml बोल सकते हैं मिलीमोल पर लीटर, और जो है आपका पोटेशियम जो है 5 मिलीमोल पर लीटर क्या होती है, पाई जाती है। मतलब रक्त प्लाज्मा में सोडियम भी होती है और पोटेशियम भी पाई जाती है, और यह अनुपात आपका सांद्रण प्रवणता या आयनीकरण प्रवणता कहलाती है। और कोशिका की सांद्रण प्रवणता को बनाए रखने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप है ना कोशिका झिल्ली के आर पार क्या करती है, कार्य करती है। तो इस तरीक़ा से पोटेशियम का और सोडियम का जो जैविक महत्व है लगभग एक ही टाइप की होती हैं, और दोनों प्रकार के जो आयन हैं वो आपका तंत्रिकी आवेग हो गया, उसके अलावा रक्त प्लाज्मा हो गया, इन सब के संचरण में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि यहाँ पर दिया है। और उसी को आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। और एक क्वेश्चन आपको 11वीं क्लास में भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। आगे दिया है तीसरा नंबर, सोडियम पोटेशियम के जैविक कार्य क्या क्या हैं। तो आप बोल सकते हैं सामान्य हाइड्रेशन एवं परासरण दाब का नियमन करती है। परासरण दाब होता है ना, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जब क्या होता है, हमारा कोई विलायक गमन करता है तो वो विलायक जो है झिल्ली पर एक दबाव डालता है, वो हमारा परासरण दाब बोल सकते हैं।
तो सामान्य हाइड्रेशन एवं प्राशन दाब का नियमन करता है हमारा कौन, सोडियम पोटेशियम पंप। दूसरा, सामान्य अम्ल क्षार साम्य नियमन का कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है, तंत्रिकी तंत्र का स्पंदन करता है ना। और रक्त की श्यानता का नियमन करता है। श्यानता मतलब उसका बहाव से है, उनको भी नियमन करने का काम करता है कौन, सोडियम और पोटेशियम। पाचक रसों का भी स्राव में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोटीन एवं ग्लाइकोजन के संग्रहण में भी ये क्या करता है, योगदान देता है। आप जानते हो ग्लाइकोजन क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो स्टार्च होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, आपका संचित रहता है। मतलब हमारे शरीर में जो हमारा होता है, जो बोल सकते हैं हमारा ऊर्जा है या जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कि स्टार्च है, वो किस में रूप में रहता है, हमारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है और ये उत्सर्जन में भी मदद करता है। तो इस तरीक़ा से सोडियम और पोटेशियम के जैविक महत्व को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। इतना में आपका जो क्षार धातु हैं और क्षार धातु के जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं वो समाप्त होता है। मतलब क्षार धातु का जो टॉपिक है इतना में समाप्त होता है। अब हम जो सेकेंड हमारा जो इसका जो भाग है वो हम लोग देखने वाले हैं, वो है समूह 2 के तत्व, जिसे हम क्षारीय मृदा धातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। वैसे इसके बारे में पहले आप क्या करते हैं, चर्चा कर चुके हैं कि वर्ग 2 के तत्व या समूह 2 के तत्वों को ही हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये शुरू में देखे थे, जिसके अंतर्गत कौन कौन सा तत्व आता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, और ये हमारा क्या होता है, राजी। जिसमें हमारा बी क्या होता है, हमारा बेरियम नहीं, बेरेलियम, बेरेलियम, ये बेरेलियम होता है। Mg को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहते हैं। Ca को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कहा जाता है हमारा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रांशियम कहा जाता है, स्ट्रांशियम, है ना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेरियम बोलते हैं, बेरियम। और इसको बोलते हैं रेडियन, रेडियन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से समूह 2 के जो तत्व हैं उसके अंतर्गत कुछ तत्व को रखते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियन। ये हमारे क्या होते हैं, ये तत्व जो होते हैं, इन तत्वों को हम लोग जो है क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन यही बनता है कि क्षारीय मृदा धातु किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं उस वर्ग 2 के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत जो है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम को क्या किया जाता है, रखा जाता है। इसको क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारे तत्व होते हैं वो पानी के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और पानी के साथ क्रिया करके ये हमारे क्या करते हैं, बेरिलियम हाइड्रा ऑक्साइड का क्या करते हैं, हमारे निर्माण करते हैं। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, जो है क्षारीय आपका मृदा धातु कहते हैं। क्या, और मृदा कहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो ये जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं, इस प्रकार के धातु जनरली भू पर पट्टी पर क्या होते हैं, हमारे उपलब्ध होते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि क्षारीय मृदा धातु किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं उन तत्वों को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्योंकि इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो तत्व होते हैं वो जनरली भूपर्पटी पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और उसके अलावा पानी के साथ क्या करते हैं, ये घुल करके आपका क्षारीय प्रकृति के क्या करते हैं, यौगिक देते हैं। इस वजह से वर्ग 2 के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्षारीय मृदा धातु को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। पहले भी हम थ्योरी क्या कर चुके हैं, तो थ्योरी अपने मन से आपको क्या करना है, बनाना है भाई, ठीक। आगे हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देखेंगे हम लोग, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे आप सबको लिखना आता है ना, इसमें आप लिख सकते हैं। ये जैसे बेरिलियम है, उसके बाद क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, उसके अलावा हमारा क्या है, हमारा बेरियम है ना, फिर रेडियन है। ये सब का आप क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिख सकते हैं। अगर हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है भैया, हम अंतिम कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं, और अंतिम कक्षक में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हमारा NH2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। और ये कहाँ पर का होता है, हमारा
बाह्यतम कोश का होता है, बाह्यतम कोश का क्या होता है हमारा, ये आपका क्या होता है, पाया जाता है। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षक में क्या होता है हमारा, इस कक्षक में प्रवेश करता है और इसके अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम NH2 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाउ के नियम के अनुसार लिखना है। जैसे बेरिलियम का कितना होता है 4, मैग्नीशियम का 12 होता है, फिर कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, जैसे 1H2 और ये हमारा क्या होता है 2H2। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ये ख़त्म हो गया, आप देख रहे हैं अंतिम में 2 जा रहा है। इसकी बात करें तो 1H2 2H2 2P कितना होता है हमारा 6, 10 हो गया। और 3H2 देखो लास्ट में S में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। आगे करेंगे तो 1H2 है ना, 2H2 2P 6, 3H2 3P 6 और ये क्या होता है हमारा 4H2। तो ये इस प्रकार से क्या होते जाता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रमशः क्या होते जाता है, ऊपर से नीचे आने पर एका कक्षक क्या होते जाता है आपका कम होते जाता है। तो इस तरीक़ा से आप जो क्षार धातु के जैसा क्षारीय मृदा धातु का भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं भी। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, बट यहाँ पर आ रहा है तो उसको हम लोग फिर से कर लिए। अब हम चलते हैं क्षारीय मृदा धातु के क्या देखेंगे, परमाणुकता एवं क्या देखेंगे, भौतिक गुण देखेंगे। ठीक है, तो क्षारीय मृदा धातु के क्या देखेंगे, परमाणुकता एवं क्या देखेंगे, भौतिक गुण। मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक गुण क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अगर हम परमाणुकता की ही अगर बात करें तो इसका भी परमाणुकता कितना होता है, एक ही होता है, क्योंकि हम लोग इसको जो है Be के रूप में ही लिखते हैं, Ba2 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब क्या होते हैं हमारे एक परमाणुक होते हैं। सब कैसे होते हैं भाई, एक परमाणुक होते हैं। जैसे हमारे क्षार धातु एक परमाणुक होते हैं, उसी प्रकार से क्षारीय मृदा धातु भी एक परमाणुक होते हैं। द्विपरमाणुक किसे बोलते हैं, जैसे हमारा H2 द्विपरमाणुक है, Cl2 द्विपरमाणुक है, O2 द्विपरमाणुक है, क्योंकि ये जो हमारे होते हैं वो 2 परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन आपको जब भी मिलेगा कि 2 हाइड्रोजन एक साथ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, क्लोरीन भी मिलेगा तो आपको 2 क्लोरीन मिलेगा। बट अगर आपको बेरिलियम की बात करना है तो बेरिलियम आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, Be के रूप में मिलेगा, मतलब ये सिंगल है, एक परमाणुक है। फिर हमारा मैग्नीशियम है, एक परमाणुक है, कैल्शियम है, एक परमाणुक है। तो इस तरीक़े से आप इसके परमाणुकता को बता सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण पहले जैसे पढ़े थे वही है, इसमें लंबा लंबा थ्योरी नहीं लिखना है आपको, जो है अपने जो है थोड़ा सा समझना है, और अगर आ जाता है मान लो तो लिखना है। पहला इसमें दिया है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था की बात करें तो ये भी हमारे क्या होते हैं, सफ़ेद रंग के क्या होते हैं हमारे, ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये पहले जैसे लिखे थे उसी प्रकार का है। यह भी क्या होता है हमारा सफ़ेद क्या होता है हमारा क्रिस्टली क्या होता है हमारा ठोस होता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, यह सफ़ेद ठोस होता है, यह सफ़ेद क्या होता है हमारा, सफ़ेद क्रिस्टली क्या होता है हमारा ठोस है, क्रिस्टली ठोस है, ठोस है, ये आप कर सकते हैं, ठोस होता है। ठीक है, और दूसरा ये अगर हम बात करें तो इनका जो बोल सकते हैं हमारा आघातवर्धनी होता है ना, जो है उसके बाद हमारा पीटने से क्या होता है हमारा थोड़ा फैलता है, ज्वालक ऊर्जा कम होता है। तो यहाँ पर भौतिक अवस्था बोल सकते हैं कि जनरली हमारे क्या होते हैं, जो क्षार धातु होते हैं, क्षार धातु क्या होते हैं हमारे सफ़ेद क्रिस्टली ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है इसमें आघातवर्धनीयता का क्या होता है आपका गुण होता है। उसके अलावा हम बोल सकते हैं ये विद्युत का क्या होता है हमारा सुचालक होता है। ठीक है, जल में क्या होता है हमारा घुलनशील होता है। ये सारी चीज़ आप क्या कर सकते हैं भौतिक गुण में, पहले जैसे क्षार धातु के लिए पढ़े थे वैसे आप क्या कर सकते हैं इसमें देख सकते हैं। तो इसको फिर से और करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे हमारा दिया है परमाणु त्रिज्या। ये भी आप क्या कर चुके हैं, पहले पढ़ाई कर चुके हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होता है भाई, तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो भी क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उस इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो इससे जस्ट पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि किसी भी परमाणु के नाभिक और परमाणु के अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और परमाणु त्रिज्या का मान समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर है ना, परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु
त्रिज्या का मान क्या होता है हमारा, बढ़ता है। अगर आप क्या करते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, कहने का मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, है ना, और रेडियम, तो इधर आते हैं तो आकार धीरे धीरे क्या होता जाता है आपका, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा आपका भाई, बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है आपका, बढ़ते जाता है। और इसका कारण क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, कारण क्या है, तो ऊपर से नीचे आने पर एक तो कोषों की संख्या बदलती है और दूसरा हमारा जो है आपका नाभिकीय आवेश तो बढ़ता ही है, कोषों की संख्या बदलती जाती है। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, नीचे आने पर कोषों की संख्या क्या होती है, बदलती है। कोषों की संख्या क्या होती है हमारी, बदलती है, बदलती है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, संख्या क्या होती है भाई आपकी, बदलती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारे जो क्या होती हैं, क्षारीय जो मृदा धातु होते हैं, यदि परमाणु त्रिज्या की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर आपकी परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। वजह ये होती है कि ऊपर से नीचे आने पर आपका कक्षा जो होती है, कोष जो होती है, उसकी संख्या बढ़ती जाती है। और कोषों की संख्या बढ़ने से क्या होती है आपकी, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिससे नाभिकीय आवेश क्या होती है, कम होती जाती है। नाभिकीय आवेश क्या होती है भाई हमारी, कम होती है। नाभिकीय आवेश कम होती है। नाभिकीय आवेश क्या होती जाती है आपकी, कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये हमारा सब थ्योरी हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बोल सकते हैं किसी भी परमाणु के नाभिक और अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होता है, वो दूरी क्या कहलाती है आपकी, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है आपकी, बढ़ती जाती है, और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कक्षा की जो संख्या है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिसके वजह से नाभिकीय आवेश का मान भी क्या होती जाती है आपका, देखा जाए तो कम होती जाती है, बोल सकते हैं। इस वजह से ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो इस तरीके से इसको बता सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो आयनिक त्रिज्या होता है भाई। आयनिक त्रिज्या क्या होता है, तो किसी भी परमाणु के आयनिक फॉर्म में नाभिक से लेकर के अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है आपकी, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। और नियमतः आयनिक त्रिज्या का मान भी क्या होती है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयनिक त्रिज्या का मान समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है आपकी, बढ़ती है। क्या करती है, बढ़ती जाती है। वजह क्या है, हमारा आकार क्या होती जाती है आपकी, बढ़ती जाती है। तो ये दोनों आपका एक ही टाइप पे है कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों के मान क्या होती जाती है आपकी, बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से उसको क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है, ठीक है। आगे आपका दिया है आपका आयनन ऊर्जा, ये आप पढ़ चुके हो। आयनन ऊर्जा क्या होता है भाई, तो किसी भी परमाणु के जो अंतिम कक्षा होता है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी हमारी क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो बोल सकते हैं किसी भी परमाणु के नाभिक के, है ना, या किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, वही ऊर्जा आपकी आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। और क्षार धातु की जो आयनन एंथैल्पी होती है या आयनन जो ऊर्जा होती है वो क्षारीय मृदा धातु की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो क्षार धातु की अपेक्षा थोड़ा क्या होती है आपकी, ज़्यादा होती है। और समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर कौन सा, आयनन ऊर्जा का मान कम होती जाती है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होती जाती है आपकी, कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो बोल रहे हैं कि समूह में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे, बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, अगर हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे आते हैं
वैसे वैसे इसका जो आयनन ऊर्जा का मान है कम होती जाती है। वजह ये है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, नाभिकीय आवेश कम हो जाती है। ठीक है, कारण क्या होता है हमारा, है ना, नाभिकीय आवेश में क्या होती है भाई, कमी आ जाती है। नाभिकीय जो आवेश है, आवेश में क्या होती है, कमी हो जाती है। आवेश में कमी बोल सकते हैं, कमी। ठीक है, नाभिकीय आवेश में क्या होती है, कमी में कमी। और परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि, परिरक्षण प्रभाव में क्या होता है, हमारी वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण क्या होती है हमारी, ये प्रभाव में क्या होती है, आपकी वृद्धि हो जाती है। तो समूह में जब क्या करते हैं, ऊपर से हम नीचे आते हैं, क्योंकि आकार क्या होता है आपका, बढ़ते जाता है। आकार बढ़ने से क्या होता है, नाभिकीय आवेश क्या होता है, कम पड़ जाता है, और परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, जिसके वजह से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाता है। यही वजह है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है, आयनन ऊर्जा का मान आपका बढ़ते जाता है ना। तो इस तरीक़े से बोल सकते हैं। घनत्व की बात करें तो आप जानते हो, पहले भी पढ़ चुके हैं। घनत्व की बात करें तो ये क्या होता है हमारा, द्रव्यमान बटे क्या होता है हमारा, आयतन होता है। यही आपका घनत्व का क्या होता है, हमारा सूत्र होता है। मतलब यहाँ पर क्या होते जाता है आपका जैसे जैसे आयतन क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है, घनत्व कम होता है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। तो लिख सकते हैं समूह में ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर मतलब बेरिलियम से आपका रेडियम की ओर जाने पर ना, आने पर घनत्व क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। घनत्व में क्या होती है आपकी, वृद्धि होती है। घनत्व में वृद्धि होती है। तो ये बोल सकते हैं, क्योंकि समूह में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु भार क्या होती जाती है आपकी, बढ़ती जाती है। और परमाणु भार बढ़ने की वजह से घनत्व में भी क्या होती जाती है आपकी, वृद्धि होती जाती है। तो ये जो भौतिक गुण हैं वो भी क्या की जा सकती है, इसमें लिखी जा सकती है, बताई जा सकती है। ठीक, आगे हमारा गलनांक एवं क्वथनांक दिया है भाई। तो गलनांक क्वथनांक की बात करें तो वैसे तो इनका जो गलनांक क्वथनांक होती है वो अपेक्षाकृत कम ही होगी भाई, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करने वाली होती हैं, डोनेट करने वाली होती हैं, है ना। तो यहाँ से गलनांक क्वथनांक क्षार धातु की अपेक्षा थोड़ा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं गलनांक एवं क्वथनांक का मान क्षार धातु की अपेक्षा अधिक होती है। क्षार धातु की अपेक्षा क्या होती है भाई हमारी, अधिक होती है, अधिक होती है। तो इस तरीक़ा से आप गलनांक क्वथनांक की बात कर सकते हैं। उतना ज़्यादा भी नहीं होती है, बट क्षार धातु की अपेक्षा क्या होती है, इनकी जो गलनांक क्वथनांक है वो ज़्यादा होती है। तो ये बोल सकते हैं। आगे हम बात करें विद्युत धनात्मकता का। विद्युत धनात्मकता की बात करें, धात्विक लक्षण की बात करें, तो चूँकि हमारे क्या होती हैं, जो क्षारीय मृदा धातु होती हैं, सब के सब धातु होती हैं भाई। क्षारीय मृदा धातु की अगर हम बात करें तो क्षारीय मृदा धातु सबके सब धातु हैं। इस वजह से क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके धनात्मकता को प्रदर्शित करती है। जैसे हम लोग बात करते हैं बेरिलियम की ही बात करें तो ये बेरिलियम क्या करती है, हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और ये हमारी क्या करती है, 2+ चार्ज का निर्माण करती है। मतलब ये धनात्मकता गुण को प्रदर्शित करती है। जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डोनेट करती है। और ये हमारी क्या करती है, Mg मतलब मैग्नीशियम 2+ का क्या करती है, निर्माण करती हैं। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि क्षारीय मृदा धातु जो होती हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं और धनात्मकता गुण को प्रदर्शित करती हैं, मतलब धात्विक लक्षण को क्या करती है, प्रदर्शित करती हैं। तो ये इसके अंतर्गत क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है, लिखी जा सकती है। आगे दिया है धात्विक बंध की प्रकृति, है ना। धात्विक बंध की प्रकृति अगर हम ऊपर से बात करें तो ये हमारा क्या होती हैं, वैसे हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम जो है जनरली आपका क्या होती है, किसी तत्व के साथ आपका ये जो है आपका सहसंयोजी बंध का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। जनरली किसी भी वर्ग का जो पहला तत्व होता है वो आपका क्या करती हैं, किसी अन्य तत्वों के साथ क्या करती है, वो सहसंयोजी बंध का क्या करती है, निर्माण करती हैं, क्योंकि उनका आकार छोटी होती है। उसके अलावा क्या होती है, वो जनरली
जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता जो है थोड़ा कम होती है। तो जनरली पहला जो तत्व होती है वो क्या बनाती है आपकी सहसंयोजी बंध निर्मित करती है। बाकी हम लोग अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, फिर कैल्शियम की, स्ट्रांसियम की, बेरियम की और क्या होती है हमारी रेडियम की, तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक जो हमारी क्या होती है जो बंध होती है इसका गुण क्या होती जाती है आपकी बढ़ती जाती है। मतलब इसमें किस प्रकार की बंध देखने को मिलती है हमारी धात्विक बंध आपको क्या होती है देखने को मिलती है। तो अर्थात समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक बंध की प्रवृत्ति क्या होती है आपकी बढ़ती जाती है। वजह यह है कि समूह में ऊपर से क्या करने पर नीचे आने पर आकार धीरे धीरे क्या होती जाती है भाई हमारी बढ़ती जाती है, और आकार बढ़ने की वजह से नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन होती है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो भी बढ़ती है, जिससे नाभिकीय आवेश कम हो जाती है और उस स्थिति में आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है डोनेट कर देती है, और डोनेट करके धन आयन बनाती है, और धन आयन किसी अन्य यौगिक के साथ क्रिया करके धात्विक बंध को क्या करती है प्रदर्शित करती है। आगे है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होता है किसी सहसंयोजी बंध में उपस्थित साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म को अगर क्या करता है कोई एक परमाणु क्या कर लेता है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो वह उसका क्या कहलाता है आपका विद्युत ऋणात्मकता गुण कहलाता है। ठीक है जैसे HCl है और HCl में अगर साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म का अगर क्लोरीन क्या कर लिया अपनी ओर खींच लिया तो वो उसकी विद्युत ऋणात्मकता गुण कहलाती है। मतलब साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो क्षमता आपकी क्या कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और क्षारीय मृदा धातु की विद्युत ऋणात्मकता बहुत क्या होती है आपकी कम होती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि क्षारीय मृदा धातु की विद्युत ऋणात्मकता बहुत क्या होती है भाई कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होती है हमारी क्षारीय मृदा धातु इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली होती है, न कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली होती हैं। इसलिए बोल सकते हैं कि क्षारीय मृदा धातु की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है बहुत कम होती है, और समूह में ऊपर से नीचे आने पर घटती भी है ना, क्योंकि आकार बढ़ती जाती है। तो इस तरीक़ा से ये भौतिक गुण जो है क्या की जा सकती है आपकी लिखी जा सकती है। चालकता की बात करें तो जनरली विद्युत की क्या होती हैं और विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, है ना, या विद्युत की क्या होती हैं चालक होती हैं। चालकता की बात करें तो विद्युत की क्या होती है हमारी चालकता को क्या करती हैं प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाती हैं भाई, है ना, इसमें क्या होती है हमारी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होती है पाई जाती हैं, इसलिए विद्युत चालकता को प्रदर्शित करती हैं। बस इसमें इतना ही, ज़्यादा नहीं। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था में देखें तो आप देखें हैं जस्ट कि अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होती है इसकी 2 इलेक्ट्रॉन होती है, जिस इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देती है ये डोनेट कर देती हैं, और ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करती हैं प्रदर्शित करती हैं। तो बोल सकते हैं कि वर्ग 2 के जो तत्व हैं मतलब बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और क्या हमारा बेरियम और रेडियम की बात करें अगर हम लोग तो बेरियम और हमारा जो रेडियन होती है, बेरियम और ये रेडियन है, इसकी बात करें तो सब के सब जो होती हैं वो आपका +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करती हैं दर्शाती हैं। कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था +2, क्योंकि अंतिम कक्षक में आपकी कितना इलेक्ट्रॉन होती है हमारी जो है 2 इलेक्ट्रॉन होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करती है डोनेट कर देती हैं, और इस प्रकार से वो क्या करती है +1 ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करती हैं प्रदर्शित करती हैं। तो इस तरीक़ा से इसको बताई जा सकती है। अब चायक गुण भाई ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, अलग से उसमें और नहीं करना है। अब चायक गुण मतलब क्या होता है किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो गुण होता है वो आप चायक गुण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसके द्वारा किसी तत्व द्वारा है ना इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है अपचायक गुण कहलाती है, अपचायक गुण कहलाती है। तो जो जितना आसानी से क्या कर सकती है हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है त्याग सकती है, वो उनकी अपचायक गुण उतनी ही क्या होती है ज़्यादा होती है। तो इस स्थिति में बोल सकते हैं कि क्षारीय
मृदा धातु क्या होती हैं आपकी, प्रबल क्या होती हैं, अपचायक होती हैं। क्षारीय मृदा धातु क्या होती है आपकी, प्रबल अपचायक होती हैं। अपचायक होती हैं, क्या होती है मैं भाई, प्रबल अपचायक होती है, क्योंकि सबके सब क्या कर सकती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, इसलिए क्या होती हैं, प्रबल अपचायक होती हैं। और इनकी या इसकी अपचायक क्षमता समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाती है। इसकी अपचायक क्षमता है ना, समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है हमारी, बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होती है, बढ़ती है, और आकार बढ़ने से नाभिकीय आवेश कम होती है और उतनी ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है, डोनेट कर लेती है। यही वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर अपचायक गुण क्या होती है आपकी, बढ़ती है। तो उस स्थिति में हम बोलें तो आपका जो क्या होती है, जो बेरिलियम होती है, कौन होती है हमारी, बेरिलियम जो होती है ये हमारी क्या होती है, दुर्बल अपचायक होती हैं, और बेरियम जो होती हैं वो क्या होती है आपकी, प्रबल अपचायक को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो ये इसमें क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। आगे हमारा 13 नंबर जो गुण दिया है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जल योजन ऊर्जा। जल योजन ऊर्जा क्या होता है, यदि हम किसी पदार्थ को पानी में क्या करते हैं, घोल देते हैं, है ना, जैसे हम नमक को ही अगर क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं, और नमक का कण जो है क्या करता है हमारा, पानी के कण के साथ अगर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उस दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है, जल योजन ऊर्जा कहलाती है। और जल योजन ऊर्जा के आधार पर बहुत सारा चीज़ जो है आपका पानी में घुल जाती है। यदि जल योजन ऊर्जा का मान क्या होती है, ज़्यादा होती है ना, किसके अपेक्षा, ये जो हमारा नमक का कण टूटने से जो ऊर्जा लगती है अर्थात जालक ऊर्जा, उसके अपेक्षा, तो उस स्थिति में क्या हो जाती है आपका, वह पदार्थ जल में घुल जाती है। यही दिया है हमारा कि जलीय माध्यम में आयन या जल के अणुओं के मध्य संगुणन जल योजन कहलाती है। मतलब सामान्य भाषा में ये बोले कि अगर हम पानी में कोई पदार्थ घोलते हैं और वह पदार्थ पानी के अणु के साथ अगर क्या कर लेता है, संयोग कर लेता है, जुड़ जाता है, संयोजन कर लेता है, तो उसमें जो भी ऊर्जा आपका मुक्त होती है वही हमारा क्या कहलाता है, जल योजन कहलाता है। और जल योजन की मात्रा अधिक होने पर मुक्त होने वाले ऊर्जा अर्थात जल योजन ऊर्जा जो है ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो आप अपने भाषा में लिखेंगे जल योजन ऊर्जा क्या होता है, तो जब किसी पदार्थ को पानी में क्या किया जाता है, घोला जाता है, और वह पदार्थ यदि पानी के साथ क्या करता है, संयोग कर लेता है, तो उस दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है, जल योजन ऊर्जा कहलाती है, या जल योजन ऊर्जा कहते हैं। और समूह में ऊपर से नीचे आने पर चूँकि आकार में क्या होती है आपकी, वृद्धि होती जाती है, तो उस स्थिति में जल योजन ऊर्जा का मान क्या होती जाती है, क्रमशः कम होती जाती है। मतलब यहाँ पर बेरिलियम का जो क्या होती है, जो जल योजन ऊर्जा होती है वो आपकी क्या होती है, हमारी ज़्यादा होती है, और बेरियम का जो जल योजन ऊर्जा होती है वो क्या होती है आपकी, कम होती है। और क्षार धातु जो आयन होता है की अपेक्षा क्षारीय मृदा धातु का आकार छोटा होने की वजह से जल योजन ऊर्जा क्या होती है आपकी, अधिक होती है। मतलब क्षारीय मृदा धातु की जो जल योजन ऊर्जा होता है हमारा वो ज़्यादा होता है, और आपका क्षार धातु की जल योजन ऊर्जा क्या होता है आपका, कम होता है। अतः क्षार धातु की अपेक्षा क्षारीय मृदा धातु की यौगिक जल योजन ऊर्जा अधिक पाया जाता है, और जिसका जल योजन ऊर्जा ज़्यादा होता है वो आसानी से क्या हो जाता है, विलायक में क्या हो जाता है आपका, घुल जाता है, आपका घुलनशील हो जाता है। तो जल योजन ऊर्जा क्या होता है, तो जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है और वह पदार्थ क्या हो जाता है, जल के साथ अगर क्या कर लेता है, संयोग कर लेता है, तो उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है आपका, जल योजन ऊर्जा कहलाता है। और समूह में ऊपर से नीचे आने पर जल योजन ऊर्जा क्या होता है, बढ़ते जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आकार बढ़ने से जल योजन ऊर्जा का मान क्या होते जाता है, कम होते जाता है। उस स्थिति में और जो क्षारीय मृदा धातु होता है वो आकार में क्या होता है, क्षार धातु की अपेक्षा छोटा होता है, अर्थात क्षारीय मृदा धातु की जल योजन ऊर्जा ज़्यादा होता है और क्षार धातु का जल योजन ऊर्जा कम होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। एक चौथा 14 नंबर का हमारा गुण दिया है,
वो है ज्वाला का रंग, कलर इन फ्लेम दिया है। ज्वाला रंग क्या होता है भाई, तो ज्वाला परीक्षण किया जाता है लैब में ना, कि अलग अलग धातु को अलग अलग कलर वो क्या करता है वहाँ प्रदर्शित करता है। तो समूह 2 के प्रारंभिक जो सदस्य हैं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम, ये इसकी बात करें तो अन्य क्षारीय मृदा धातु की अपेक्षा जो होता है कैल्शियम, स्ट्रांसियम तथा बेरियम, रेडियम ज्वाला परीक्षण अर्थात बुनसन वर्ण की ज्वाला में रंग देते हैं। आप लैब में करके देखते हैं ना, जैसे मैं बेरिलियम के यौगिक को लेकर के आप क्या करेंगे, ज्वाला परीक्षण करेंगे तो अलग कलर देगा। तो अलग अलग क्या होता है हमारा कलर देता है ज्वाला परीक्षण, क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा बहुत क्या होता है कम होता है। कम होगा ही भाई, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या होते हैं, आतुर रहते हैं। अर्थात जो है जितना जल्दी हो सके वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इस वजह से धातु का आयनन ऊर्जा क्या होते हैं, कम होते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु भी क्या होते हैं, धातु ही होते हैं, अतः इनके आयनन ऊर्जा क्या होते हैं, कम होते हैं। और इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना संभव होती है और इसे प्रबलता से बंधे रहते हैं कि ज्वाला ऊर्जा द्वारा ये बेरियम तथा मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित नहीं हो पाते हैं और ये ज्वाला का कोई विशेष रंग प्रदान नहीं करते हैं। मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ा सा आकार छोटा होने की वजह से क्या होता है, हमारा नाभिक से थोड़ा सा प्रबल बंध से बंधे होते हैं। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं हो पाते, इसलिए मैग्नीशियम और जो बेरियम होता है ये आपका ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। बाकी जितने भी अन्य तत्व हैं वो ज्वाला परीक्षण देते हैं। तो ये हो गया आपका जो है बोल सकते हैं आपका क्षारीय मृदा धातु के भौतिक गुण, जो आपका पहले जैसे क्षार धातु के लिए पढ़े थे सेम टू सेम वही आपका क्षारीय मृदा धातु के लिए भी लागू होता है। वो पढ़ लिए हैं तो इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं बोल सकते हैं साफ साफ भाषा में। ठीक है, ये हो गया। अब देखना है हमको क्षारीय मृदा धातु के रासायनिक गुण देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, क्षारीय मृदा धातु के रासायनिक गुण हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु के रासायनिक गुण। वैसे क्षार धातु की तरह क्षारीय मृदा धातु भी क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि सभी क्षार धातु जो होते हैं, सभी क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु क्षार धातु की जैसा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्रियाशील होते हैं। इससे पहले वाला भी जो पढ़े थे उसमें क्षार धातु बहुत ज़्यादा क्रियाशील था, वैसे ही क्षारीय मृदा धातु भी क्या होते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और इनकी भी क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर, मतलब बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक बढ़ने पर क्या होती है आपकी, बढ़ती जाती है। और यहाँ पर जो है इनके क्रियाशीलता अधिक होने के कारण जो है क्या है वो भी दिया गया है। जैसे आयनन ऊर्जा क्या होता है, निम्न होता है, इस वजह से ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और इनका आयनन ऊर्जा का मान बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक घटता है। तो क्षारीय मृदा धातु का जो अधिक क्रियाशीलता होने के पीछे कारण क्या होता है, तो क्षारीय मृदा धातु के अधिक क्रियाशील होने के पीछे कारण ये है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होते जाता है, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और आसानी के साथ दूसरे के साथ क्रिया कर लेता है। दूसरा, मानक अपचयन विभव जो होता है वो अधिक ऋणात्मकता होता है। मतलब ये बोल सकते हैं मानक अपचयन विभव मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बहुत क्या होता है, कम होता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से ये जो है आपका जो है क्रियाशीलता ज़्यादा प्रदर्शित करता है। उसके अलावा शुद्ध अवस्था में एवं जलीय विलयन में उच्च है ना धनात्मक लक्षण ये ज़्यादा प्रदर्शित करता है। शुद्ध अवस्था हो चाहे जलीय विलयन अवस्था में ये उच्च विद्युत धनात्मकता लक्षण दर्शाता है, इस वजह से भी ज़्यादा क्रियाशील है। और चूँकि प्रबल अपचायक होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस कारण से क्षारीय मृदा जो धातु होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है आपका क्रियाशील होता है। तो इस तरीक़े से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर कुछ क्या दिया गया है, हमारा जो क्षारीय मृदा धातु है उनका यहाँ पर रासायनिक गुण दिया गया है। और पहला है हमारा वो है ऑक्सीजन या वायु के साथ क्रिया। ये हमारा दिया है ऑक्सीजन या वायु के साथ क्या करते हैं हम लोग, क्रिया देखते हैं और ऑक्साइडों का निर्माण देखते हैं। किसका निर्माण, ऑक्साइडों का निर्माण। तो ये पहला इसका क्या दिया गया है, रासायनिक गुण दिया है, ऑक्सीजन या वायु के साथ
क्रिया और ऑक्साइडों का निर्माण। तो वायु में ऑक्सीजन ही रहता है और ऑक्सीजन के साथ हमारे क्षारीय जो मृदा धातु होते हैं वो क्रिया करके विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं या ऑक्साइड कहा जाता है। वैसे हम यहाँ पर देखें तो ये कई प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। ये हमारा जो है सामान्यतः आपका एमओ प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। एम क्या होता है भाई, एम की जगह आप क्या कर सकते हैं, एम का मतलब होता है आपका क्षारीय मृदा धातु। ओवरऑल हम इसको किससे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं। और एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और ये हमारा क्या होता है, बेरियम। ये इस प्रकार से यौगिक बनाते हैं। तो एक हमारा एमओ प्रकार का यौगिक बनाता है जिसमें एम क्या होता है हमारा, एम मतलब होता है हमारा क्षारीय मृदा धातु। और एक जो है हमारा MO2 प्रकार का भी क्या बन सकता है, यौगिक बन सकता है, जो कि पराऑक्साइड के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से दो प्रकार के ऑक्साइड ये बनाता है। जनरली हमारा क्या होता है, ये आपका MO प्रकार का ऑक्साइड ज़्यादा बनाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखें तो ये हमारा बेरिलियम हो गया और ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, है ना। चूँकि दोनों की संयोजकता 2-2 होता है इसलिए अगल बगल लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, BO और सामने में 2 लगा देते हैं। तो इस तरीक़ा से आपका क्या हो जाता है, आपका बेरियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। सेम अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम का तो ये भी O2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो 2MgO ये क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो ये भी क्या होता है हमारा, कैल्शियम प्लस O2 इक्वल टू क्या होता है, 2CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से जनरली हमारा क्या होता है, एमओ प्रकार का क्या बनाता है आपका ऑक्साइड, ये क्या करता है आपका निर्मित करता है। कुछ में हमारा क्या हो सकता है, MO2 प्रकार का यौगिक क्या हो सकता है यहाँ में निर्मित हो सकता है, जिसे हम पराऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो इसमें इतना ही करते हैं, ठीक है। या यहाँ पर हम करेंगे तो स्ट्रांसियम मान लो O2 बना लेता है, इस टाइप का यौगिक बन सकता है। SR हो गया और प्लस O2 इक्वल टू SrO2। तो ये कुछ ही स्थिति में पराऑक्साइड क्या हो सकता है, आपका बन सकता है। तो ये पहला हो गया हमारा ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, हमारा क्रिया हो गया। तो इस तरीक़ा से आप पहले जो हमारा रासायनिक गुण है वो आप बता सकते हैं। दूसरा नंबर दिया हमारा जल के साथ अभिक्रिया। क्या देखेंगे, जल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। तो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हाइड्रोक्साइड बनेगा ही भाई, यहाँ हमारा अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा B ये हो गया। और अगर हम इसको पानी के साथ क्रिया कराते हैं तो पानी जो है टूटता है तो क्या टूटता है, H+ आयन और OH- आयन होता है। उस स्थिति में इसका 2 मात्रा ले लेते हैं तो 2 OH हो जाता है। और 2 OH जो होता है वो बेरिलियम के साथ जो है आपका क्रिया करके बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। साथ में हमारा हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु जल के प्रति क्या होता है, क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, और किंतु क्षार धातु की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। और ये सामान्यतः धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। और बेरिलियम अत्यधिक कम धन विद्युत होने के कारण जल उच्च ताप पर सीधी क्रिया नहीं करते हैं बोल रहे हैं। तो आप इसको जो है हटा करके मैग्नीशियम कर सकते हैं, क्रिया करते हैं बट डायरेक्टली क्रिया नहीं करते हैं। तो आप Mg को ले सकते हैं, Mg हो गया और H2O हो गया। 2 मात्रा लेंगे तो 2H+ बनेगा और 2OH- बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका MgO2 ये हमारा हो जाता है। और साथ में हमारा H2 क्या करता है, मुक्त करता है, ठीक है। मैग्नीशियम ठंडे जल में क्रिया नहीं करता है किंतु उबलते जल में क्रिया करता है। और मैग्नीशियम क्या बनता है, हमारा हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, आपका निर्माण होता है, जिसे मैग्नीशिया का क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं, ठीक है। हमारा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमारा MgOH2 होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मिल्क ऑफ क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशिया। मैग हो गया और नेशिया कहा जाता है, नेशिया कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्क ऑफ क्या बोलते हैं, मैग्नीशिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैल्शियम को ले लेते हैं और H2O के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ से आपका क्या होता है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलता है और H2 मुक्त करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हमारा जो है लाइम वाटर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, लाइम वाटर बोलते हैं, या इसे चूने का पानी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, चूने का पानी या लाइम वाटर कहा
जाता है। तो इस तरीक़ा से जल के साथ जो क्रिया है उसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। आगे हमारा दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड एवं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल में क्या होता है, अविलेय होता है। ये आपको क्या बोल रहा है कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड बना है और मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है जल में अविलेय है, और अन्य हाइड्रोक्साइड जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, क्योंकि इसकी विलेयता समूह में नीचे आने से बढ़ती है, क्योंकि धन आयन के कारण वृद्धि से जालक ऊर्जा का जो मान होती है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है, और इस वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, जिसे चूने का पानी कहते हैं, ये आपकी होती जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल में क्या होती है, अविलेय होती हैं, क्यों? तो बोल सकते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जालक ऊर्जा का मान कम, जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा और विलायकन ऊर्जा का मान क्या होती है, आपकी कम होती है। इस वजह से ये दोनों जल में क्या होती है, आपकी अविलेय होती हैं। और ये तो हम लोग बताए हैं, इसको चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कही जाती है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन भी बन गया और दो हमारे रासायनिक गुण भी हो गया। आगे दिया है हमारा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाती है भाई, क्या बनाती है, हाइड्राइड। और जनरली ये MH2 प्रकार के क्या बनाती है, आपकी हाइड्राइड बनाती है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्राइड बना सकते हैं। तो बेरिलियम के अतिरिक्त सभी क्षारीय मृदा धातु गर्म करने पर, है ना, हाइड्रोजन के साथ सीधे क्या करती हैं, संयोग करती है और हाइड्राइड बनाती है। जैसे हम Mg की बात करें तो Mg जो है डायरेक्ट क्रिया करके यहाँ पर क्रिया करेगा, तो इनकी संयोजकता 1, इनकी संयोजकता 2 होती है। तो इस स्थिति में क्या बनती है, हमारी मैग्नीशियम में डायरेक्ट बन जाती है, ये हो जाती है MH2, MgH2। इस तरीक़े से मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाती है। उसी प्रकार हम कैल्शियम की बात करें तो यहाँ से क्या बन जाती है, आपकी कैल्शियम हाइड्राइड बन जाती है। तो ये डायरेक्टली क्रिया करके हाइड्राइड का क्या करती है, आपके निर्माण करती हैं। तो ये दो एग्जाम्पल खाली बहुत है जहाँ से आपको क्रिया करती है। आगे हमारा चौथा नंबर दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला आप जानते हैं, इसके साथ भी क्रिया करती है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, मान लो हम लोग कैल्शियम ले लेते हैं और इसके साथ क्या करते हैं, H2SO4 का क्रिया करा देते हैं, तनु वाला, डाइल्यूट वाला। तो उस स्थिति में क्या होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो क्या बन जाता है यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट, और हाइड्रोजन क्या हो जाती है, आपकी मुक्त हो जाती है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा सकते हैं। Mg की बात करें तो धातु है हमारा, जैसे ही आप सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाएंगे ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम के सल्फेट बना लेता है भाई। ये क्या बना लेता है, आपका MgSO4 बनाता है और क्या मुक्त करता है, आपका H2O मुक्त करता है। तो इस तरीक़ा से आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो आगे कार्बोनेट का क्या दिया है, हमारा निर्माण दिया है। कार्बोनेट का निर्माण, तो धातु हाइड्रोक्साइड विलयन में जब सीमित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो ये क्या बनाती है, आपकी सफ़ेद अवक्षेप में धातु कार्बोनेट प्राप्त होती है। धातु हाइड्रोक्साइड मतलब जैसे कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ले लिए, है ना, ये हमारा कैल्शियम का क्या है, हाइड्रोक्साइड है। जब इसमें आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा ये जो एक ऑक्सीजन होता है वो इसके साथ चला जाता है, तो क्या हो जाता है CO3, और ये कैल्शियम, तो क्या बन जाता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब देखो 2 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन उसके पास चला गया, तो एक ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा H2O क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, हाइड्रा ऑक्साइड में क्या प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है हमारा, ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्या होता है हमारा, कार्बोनेट बनता है, कार्बोनेट बनता है और H2O मुक्त करता है। और ऐसे करने से क्या होता है, आपका एक दूधिया कलर का क्या होता है, आपका जो है कलर, ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है। चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर उसका कलर दूधिया हो जाता है, और वो दूधिया कलर कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। आप इसको मैग्नीशियम में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं भाई, किस में अप्लाई कर सकते हैं, मैग्नीशियम में, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है,
ये हो गया हमारा कौन सा Mg, और ये हो जाता है OH2 और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेम बनेगा हमारा MgCO3 प्लस H2O मैग्नीशियम है कार्बोनेट। तो इस तरीक़े से आपका यौगिक क्या होता है प्राप्त हो जाता है, होता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर दिया है आपका 7वां नंबर, कार्बधात्विक यौगिक का निर्माण। कार्बधात्विक यौगिक का क्या होता है हमारा यहाँ पर निर्माण किस प्रकार से करना है उसको देखना है। तो कार्बधात्विक यौगिक का क्या देखेंगे, निर्माण देखेंगे। तो बेरिलियम अर्थात बीई, बेरिलियम किसको बोलते हैं, बीई को बोलते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम मतलब बीई और मैग्नीशियम मतलब Mg, दोनों ही कुछ कार्बनिक यौगिक के साथ कई कार्बधात्विक यौगिक क्या करती है, निर्मित करती है, जिसमें Mc आबंध होती हैं। और यहाँ पर उसका उदाहरण मैग्नीशियम जो होती है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करती है तो उससे जो यौगिक बनती है वही हमारी क्या होती है, आपका कार्बधात्विक यौगिक होती है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम, क्या लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम। लेकिन उससे पहले हम लोग लेते हैं एल्किल हैलाइड, आर को बोलते हैं एल्किल, एक्स को बोलते हैं हैलाइड, और हैलाइड किसको बोलते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हमारा आयोडीन होता है। ये एक सा कमान है। आर के जगह अभी मेथिल एथिल आप जो है आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग, आर को बोलते हैं एल्किल और एक्स को बोलते हैं हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड, जब इस एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम धातु के साथ क्या करते हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो ये सब जो है आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में जाके जुड़ गया, ये क्या हो जाता है RMg, और ये हो जाता है आपका X। यही आपकी क्या कहलाती है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट कहलाती है। और ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट ही क्या होती है, हमारी कार्बधात्विक जो यौगिक होती है उसको आपकी क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है भाई, समझाई जा सकती है। यही इसके कौन से गुण हैं, हमारे रासायनिक गुण को प्रदर्शित करती है। तो ये क्वेश्चन ये भी बनती है कि कार्बधात्विक यौगिक क्या होती है। तो आप बोल सकते हैं कि जब क्षारीय मृदा धातु जैसे मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, उसको एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तो प्राप्त जो यौगिक है ना, वो यौगिक आपकी कार्बधात्विक यौगिक कहलाती है। और इस तरीक़ा से इसके उदाहरण क्या की जा सकती है, आपकी दी जा सकती है। तो ये हो गया आपका रासायनिक गुण। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु के कुछ क्या दिया है, सामान्य अभिलक्षण आपको दिया गया है, उसको देखना है। तो क्षारीय मृदा धातु तो जानते हो, इसके कुछ लक्षण दिया है सामान्य, इसमें बोल सकते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है कंपाउंड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दिया गया है आपका। तो पहला हमारा दिया है ऑक्साइड, पहला क्या दिया है हमारा, ऑक्साइड दिया है। तो ऑक्साइडों के निम्नलिखित यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे बेरियम ऑक्साइड सहसंयोजी ठोस होता है। मैं पहले भी बताया हूँ कि जो समूह का जो पहला तत्व होता है वो जनरली आपका कौन सा बंध बनाता है, हमारा सहसंयोजी बंध का क्या करता है, आपका निर्माण करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। तो इसी को बोल रहा है कि जो बेरियम ऑक्साइड जो होता है वो कैसा प्रकृति का होता है, हमारा सहसंयोजी ठोस प्रकृति का होता है। सहसंयोजी क्या होता है, हमारा ठोस होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। से सभी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो सफ़ेद क्या होता है, हमारा क्रिस्टली क्या होता है, हमारा आयनिक ठोस होता है। जैसे हम लोग बंध पढ़ रहे थे तो मैं बताया था कि शुरू वाला जो बंध होता है वो सहसंयोजी बंध बनता है, बाद वाला जो बंध होता है वो कैसा होता है, आपका धात्विक बंध बनता है। तो इस तरीक़े से बोल सकते हैं कि बेरियम जो ऑक्साइड होता है वो सहसंयोजी ठोस होता है, जबकि शेष जो ऑक्साइड हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, स्ट्रांसियम ऑक्साइड हो गया, बेरियम ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे आयनिक ठोस होते हैं। आयनिक ठोस क्या होते हैं, इस स्थिति में होते हैं। और अगर हम संरचना की बात करें तो NaCl जैसी संरचना इसमें भी क्या होता है, आपका फलक केंद्रित संरचना इसमें क्या होती है, आपकी पाई जाती है, या फलक केंद्रित संरचना होती है। तो ये पहला इसका क्या हो गया, आपका लक्षण। अब हम जो है दूसरा लक्षण की अगर हम चलें तो इन यौगिकों की संभवन ऊष्माएँ क्या होती है, आपकी उच्च होती है।
है ना, आप संवहन ऊष्मा पढ़ चुके हैं, और जिसके कारण ये ऊष्मा के प्रति क्या होती है, अति स्थायी होती है, मतलब ऊष्मा पर इसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। ठीक। तीसरा, बेरियम ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की होती है। ये जो हमारा बेरियम ऑक्साइड है उभयधर्मी प्रकृति की होती है, जबकि शेष जो ऑक्साइड है वो हमारे क्षारीय प्रकृति की होती हैं। ये कुछ लक्षण है। तो बेरियम ऑक्साइड कैसे होती हैं, उभयधर्मी होती है। बाकी जितने भी और ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं, और ऊपर से नीचे आने पर इनकी क्षारीय प्रबलता बढ़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होती जाती है, आपकी धात्विक गुण बढ़ती जाती है ना। धात्विक गुण बढ़ेगा ना, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर आपका आकार बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ रहा है मतलब उसका धात्विक गुण बढ़ रहा है। और जितने भी धातु होते हैं उस धातु के जो जली विलयन होते हैं या धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो सब जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। और जितने अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो चूँकि ऊपर से नीचे आने पर आपका जो है बोल सकते हैं आपका धात्विक गुण बढ़ रहा है, इसलिए उनके ऑक्साइड जो है अधिक क्षारीय प्रकृति को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा भी लक्षण आपका दिया गया है, आपका हाइड्रोक्साइड। क्या दिया है हमारा, हाइड्रोक्साइड। वो तो ऑक्साइड की बात हो गया। अब हाइड्रोक्साइड देखते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोक्साइड मतलब जैसे BaOH2 या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जो हाइड्रोक्साइड होता है इसकी प्रकृति कैसा होता है, हाइड्रोक्साइड जितने भी होगा वो क्षारीय प्रकृति होगा, और ये जली विलयन में आपका OH आयन मुक्त करता है ना। ये आपका ये है, ये मतलब O है। मतलब जितने भी हमारे क्या होते हैं जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, जब उसको पानी में घोल देते हैं तो कौन सा OH आयन मुक्त करते हैं। जैसे आर्हेनियस के अनुसार आप पढ़े हो ना, आर्हेनियस वे पदार्थ, आर्हेनियस ये कहता है कि क्षारवीय पदार्थ होते हैं जो जल में क्या करते हैं, OH आयन मुक्त करते हैं। तो जितने भी हमारे क्षारीय मृदा धातु के जो क्या होते हैं, जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, जल में घोलने पर क्या करते हैं, वो OH आयन मुक्त करते हैं। और ऐसा इन धातुओं की कम आयनन एंथैल्पी के कारण होता है। मतलब OH मुक्त करने के पीछे कारण है उनकी आयनन एंथैल्पी कम होता है, जिससे हमारा क्या होता है, AMOH बंद क्या होता है, अनियमित होकर के OH आयन मुक्त करता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी धीरे धीरे घटते जाता है, अतः उनके हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रबलता बढ़ते जाता है। जस्ट हम लोग अभी क्या किए हैं, देखे हैं। और क्षार धातु के जो हमारे क्या होते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं, ये हाइड्रोक्साइड होते हैं, उसकी अपेक्षा देखा जाए, हालांकि ये क्षार धातु की हाइड्रोक्साइड से कम क्षारीय होते हैं। मतलब क्षार धातु के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो ज़्यादा क्षारीय होते हैं, और क्षारीय मृदा धातु के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कम क्षारीय होते हैं। ठीक। और यहाँ पर अर्थात दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें देखा जाए तो शुरू वाला उभयधर्मी है। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मध्यम क्षार है, फिर बीच वाला मध्यम क्षार, और लास्ट जो बेरियम है वो प्रबल क्षारता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और क्षारीय मृदा धातु के हाइड्रोक्साइड की जल में विलेयता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। अर्थात यहाँ पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कम पानी में घुलता है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका, सबसे ज़्यादा पानी में क्या करता है, घुलता है। तो क्वेश्चन अगर आएगा, मान लो क्वेश्चन आता है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जल में क्या है, अघुलनशील है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड जल में क्या है, घुलनशील है। तो आप बोल सकते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो जालक ऊर्जा का मान है, जालक ऊर्जा का जो क्या है मान है, वो हमारा कम होता है किनके अपेक्षा, विलायकन ऊर्जा के अपेक्षा। विलायकन ऊर्जा क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा भी बोलते हैं। तो हमारा जो क्या होता है, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जालक ऊर्जा कम होता है और विलायकन ऊर्जा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से बेरियम हाइड्रोक्साइड जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। जबकि अगर हम बात करें किसका, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका जो जालक ऊर्जा होता है, ये जालक ऊर्जा ज़्यादा होता है, और विलायकन ऊर्जा क्या होता है हमारा, कम होता है। विलायकन ऊर्जा आपका क्या होगा, कम होगा। इस वजह से जल में क्या होता है,
अघुलनशील होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या होता है, बनाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे देगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जल में अघुलनशील है, जबकि बेरियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील है। क्यों, तो बता देना कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा और विलायकन ऊर्जा का मान कम होता है, इस वजह से ये जल में अघुलनशील होता है। जबकि हमारा जो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जालक ऊर्जा कम और विलायकन ऊर्जा ज़्यादा होता है, अतः वो जल में घुलनशील होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। व्याख्या दिया है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। किसी भी लवण की जल में विलयता किस पर निर्भर करता है, हमारा जालक ऊर्जा पर क्या करता है, निर्भर करता है, और जल योजन ऊर्जा पर निर्भर करता है। यदि जालक ऊर्जा क्या हो, निम्न हो, ठीक है, तो और विलायकन ऊर्जा ज़्यादा हो तो वो घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। और गैसीय अवस्था में ठोस के 1 मोल आयन को अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाता है। जालक ऊर्जा पहले आप पढ़ चुके हैं। जालक ऊर्जा क्या होता है, किसी भी अणु को या किसी भी यौगिक को उसके आयनों में तोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाता है, हमारा जालक ऊर्जा। जैसे नमक है, नमक को हमने क्या कर दिया, Na+ और Cl- में क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो उसको तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए वही उसका जालक ऊर्जा कहलाता है। वही चीज़ तो दिया है कि ठोस के 1 मोल आयन को, है ना, उनके अवयव में पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, आपकी जो है बोलते हैं जालक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण लिख देना, NaCl को अगर हम Na+Cl- में तोड़ते हैं तो उसके लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही आपकी जालक ऊर्जा कहलाती है। तो जालक ऊर्जा इस तरीक़े से आप बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो फिलहाल ये जो क्लास है वो यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में हम लोग जो है बाकी का टॉपिक क्लियर करने वाले हैं भी।